नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी को, वो लैंडमार्क आइडिया जिसने माउंटेन बिल्डिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोनों को एक ही मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 1928 और 1929 के आसपास होम्स ने इस थ्योरी को पेश किया, जब जियोलॉजिस्ट के सामने दो बड़े सवाल थे, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन टाइम के साथ कैसे मूव और चेंज करते हैं। उसके अलावा फोल्डेड माउंटेन चेन्स जैसे कि हिमालयाज, अलेप्स और एंडीज जो हैं, ये इतने बड़े पैमाने पर कैसे बने। आर्थर होम्स ने इन सवालों का जवाब जो है अर्थ के अंदर स्लो मूविंग थर्मल कन्वेंशन करंट्स के अंदर ढूंढा। डीप मेंटल में राइजिंग और सिंकिंग हीट करंट्स कॉन्टिनेंट को साइडवे मूव कराते हैं और यही लैटरल कंप्रेशन ग्रेट माउंटेन रेंजेस को लिफ्ट कराता है। उस टाइम पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो आइडिया था वो भी काफी नया था, लेकिन होम्स ने पहली बार इंटरनल हीट को ड्राइविंग फोर्स मानकर दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ दिया। होम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल साफ था। इससे पहले जो हाइपोथेसिस थी, जैसे कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो कि हारोल्ड जेफरी ने प्रपोज की थी, उसके अलावा आर.ए. डेली की स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी जो सिर्फ ग्रेविटी को मेन फोर्स मानती थी, ये सब जो है अर्थ की डायनेमिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इन अर्लियर हाइपोथेसिस के बाद आर्थर होम्स ने बताया कि प्लेनेट के अंदर जो हीट रेडियोएक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन से निकलती है वही असली एनर्जी सोर्स है जो क्रस्ट को डिफॉर्म करती है, कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराती है और जियोसिंक्लाइंस में सेडिमेंट्स को फोल्ड करके माउंटेन्स बनाती है। वुलड्रिज और मॉर्गन ने बाद में इस थ्योरी को द ओनली यूनिफाइंग थ्योरी कहा, जो उस समय की अलग अलग हाइपोथेसिस को जोड़ने की एक उम्मीद को दिखाती है। दोस्तों अब देखते हैं आर्थर होम्स ने अर्थ का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने 3 मेन लेयर्स बताई। सबसे ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की थिक अपर लेयर जिसको उन्होंने ग्रानोडायराइट बोला, और इसके नीचे 20 से 25 किलोमीटर थिकनेस की एम्फीबोलाइट लेयर, और इसके नीचे जो थर्ड लेयर थी उसको एक्लोजाइट बोला गया। आर्थर होम्स के अनुसार अपर, मिडल और जो लोअर लेयर है इनका क्रिस्टलाइन पार्ट मिलकर क्रस्ट को बनाता है, और मोल्टन लोअर पार्ट को उन्होंने सबस्ट्रेटम यानी कि मेंटल का। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादातर जो सियाल मिलता है, यानी कि सिलिका और जो एल्यूमिनियम है इनकी प्रेजेंस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, जबकि सबस्ट्रेटम के अंदर सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। होम्स ने नोट किया कि सियाल ओशन के नीचे लार्जली अब्सेंट है, और यह बात बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए की ऑब्जर्वेशन बनी। अब क्वेश्चन आता है कि थर्मल कन्वेंशन करंट्स बनते कैसे हैं। इनका जो सोर्स है वो है रेडियोएक्टिव डिके। क्रस्ट और अपर मेंटल के अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स स्टेडीली हीट को रिलीज करते हैं, और क्रस्ट जो है इतनी थिक है कि हीट जल्दी एस्केप नहीं हो पाती। J.A. सीयर्स के 1932 के ऑब्जर्वेशन के अनुसार सिर्फ 60 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर ईयर हीट जो है वो बाहर निकलती है, और एज ए रिजल्ट डीप मेंटल में हीट जो है अकुमुलेट होती जाती है और डेंसिटी डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इक्वाटोरियल रीजन में क्रस्ट ज्यादा थिक होने से इंसुलेशन ज्यादा होती है, वहां पे असेंडिंग करंट्स डेवलप हो जाते हैं, जबकि पोल्स पर जो है क्रस्ट थिनर होती है, इसलिए हीट एस्केप ज्यादा होती है और डिसेंडिंग करंट्स बनते हैं। अब इस मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जो है रेडियोएक्टिव हीट से मेंटल में हॉट लेंस डेंस मटेरियल राइज करते हैं, और जो कूलर डेंसर मटेरियल होता है वो सिंक कर जाता है। जहां पे हॉट मटेरियल राइज करेगा क्रस्ट को वो अपवर्ड पुश मिलेगा और दोनों तरफ आउटवर्ड ड्रिफ्ट होगा। अगर दो राइजिंग करंट्स डाइवर्ज करेंगे तो क्रस्ट जो है स्ट्रेच होगी, और इस स्ट्रेचिंग की वजह से जो है क्रस्ट थिन हो जाएगी, और साथ साथ जो फ्रैक्चर्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे, और इवेंचुअली रिफ्ट वैलीज और जो न्यू ओशन बेसिन्स हैं वो बनेंगे, और इसी को बोला जाता है डाइवर्जेंट जोन। और दूसरी ओर जहां पे डिसेंडिंग करंट्स कन्वर्ज करेंगे वहां क्रिस्टल प्लेट्स एक दूसरे की ओर पुश होंगी, सेडिमेंट जो है स्क्वीज होके फोल्डेड माउंटेन्स को राइज करेंगे। तो होम्स ने बेसिकली ये बोला था कि जो राइजिंग करंट्स हैं वो डाइवर्ज करेंगे और जो डिसेंडिंग करंट्स हैं वो कन्वर्ज करेंगे। डाइवर्जिंग करंट्स की वजह से क्रस्ट स्ट्रेच होगी और फ्रैक्चर डेवलप होने की वजह से रिफ्ट वैली और न्यू ओशन बेसिन्स बनेंगे। उसके अपोजिट डिसेंडिंग करंट्स कन्वर्जेंस की वजह से क्रिस्टल प्लेट जो एक दूसरे की ओर पुश होंगी, और इसी वजह से जो फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। होम्स ने जो है कन्वेक्शन एक्टिविटी को साइक्लिक बताया। फर्स्ट स्टेज के अंदर जियोसिंक्लाइंस डेवलप होते हैं। इस स्टेज के अंदर बेसिन जो है वो डाउन वार्प होती है और सेडिमेंट स्लोली उसके अंदर अकुमुलेट होने लग जाते हैं, और सेकंड स्टेज में करंट्स जो है हाई वेलोसिटी पकड़ते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल ब्लॉक्स जो है रैपिडली मूव करते हैं, और इस वजह से जो ओशंस होते हैं वो ओपन होना शुरू कर देते हैं, और जो जियोसिंक्लाइंस है वो गहरा होता जाता है। और थर्ड स्टेज के अंदर कन्वर्जिंग करंट्स जो है वो कंप्रेस करते हैं, सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं और माउंटेन चेंज जो है अपलिफ्ट हो जाती हैं।
ये साइकिल बार बार रिपीट हो सकता है, इसलिए ओरोजोनी जो है जियोलॉजिकल टाइम में एपिसोडिक दिखती है। अगर बात करें इस थ्योरी की स्ट्रेंथ की, तो उस टाइम पे ये काफी रिवॉल्यूशनरी थी। सबसे बड़ी बात, इसने वैगनार की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको एक साइंटिफिक मैकेनिज्म दिया था। दशकों पहले जब प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेप्ट नहीं हुई थी, होम्स की ये थ्योरी जो है ओशन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को एक्सप्लेन करती थी। यानी कि मिड ओशनिक रिजेस, रिफ्ट वैली, फोल्ड माउंटेन्स ऑल अंडर वन डायनेमिक प्रोसेस। यही कारण है कि बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ग्लोबल अर्थक्वेक पैटर्न्स डिस्कवर होने पर होम्स की बातों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। लेकिन 1930s के अंदर क्रिटिक्स ने कुछ डाउट्स भी उठाए। उस समय डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, ना तो डीप सी ड्रिलिंग थी, ना ही सिस्मिक इमेजिंग थी। और कुछ जियोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन किया कि रेडियो एक्टिव हीट इतनी स्ट्रॉन्ग करंट्स को जनरेट कर सकती है क्या। और साथ साथ ये सवाल भी पूछे गए कि इन करंट्स का जो ग्लोबल पैटर्न है वो क्या होगा, और ये जो करंट्स हैं साइमल्टेनियसली कहां ओरिजिनेट करेंगे। तो इन सब सवालों की जो क्लैरिटी थी वो मिसिंग थी, और क्रस्ट की स्ट्रेंथ को लेकर भी काफी डाउट थे। फिर भी होम्स की इनसाइट काफी विजनरी थी। मॉडर्न डिस्कवरी जैसे कि मिड ओशन रिजेस, सबडक्शन जोन्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन सब ने होम्स का जो मेन आइडिया था उसको कंफर्म किया। आज हम जानते हैं कि मेंटल कन्वेंशन ही प्लेट टेक्टोनिक्स का कोर है। होम्स के असेंडिंग करंट्स आज के डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से परफेक्टली मैच करते हैं, और डिसेंडिंग करंट्स जो है मॉडर्न सबडक्शन जोन से मैच करते हैं। और कन्वर्जेंट मार्जिन्स पर हिमालयाज, एंडीज और अलेप्स जैसे जाइंट फोल्डेड माउंटेन्स उसी कंप्रेशनल रिजल्ट को दिखाते हैं जिनको होम्स ने डिस्क्राइब किया था। तो दोस्तों, आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी को एक माइलस्टोन की तरह आपको याद रखना है। इसने पहली बार दिखाया था कि अर्थ की डीप इंटीरियर हीट रेडियो एक्टिव डीके से कंटिन्यूसली फ्यूल होती है, कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा सकती है और साथ में माइटी माउंटेन रेंज भी बना सकती है। आज प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी यूनिफाइड फ्रेमवर्क है, पर इसकी जो नींव है वो यहीं से रखी गई थी। जब आप वर्ल्ड मैप पर मिड ओशनिक रिजेस या हिमालयन आर्क को देखते हैं, तो दोस्तों सोचिए, इस आइडिया को 1928 और 29 में आर्थर होम्स ने प्रिडिक्ट कर दिया था। यानी कि दशकों पहले, जब प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी कंप्लीट होती है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।